जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो ये आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। स्पेशल सेशन है, प्रैक्टिस सेशन, जैसा कि आप लोगों को कहा था मैंने। और इस सेशन में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था 250 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोग को कराऊंगा। इसके बाद 250 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। वो 250 क्वेश्चंस क्या होंगे? वो आपके लिए होंगे जो सेल्फ प्रैक्टिस। वो 250 क्वेश्चंस आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से मिलेंगे जो 250 कॉन्सेप्ट्स में आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे अलग कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। बशर्त यह है कि आपको कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस देखने आए हो तो शायद ही आप लोगों को उतना फायदा ना दे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस खुद से करने आए हो, मेरे से पहले आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप वही सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हो जो एग्जामिनर बनाना चाहता है और एग्जाम में होगा, तो फिर आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। और क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि इस प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस रखेंगे उनका लेवल, कुछ क्वेश्चंस का लेवल जो है एसएससी का भी होगा, तो बहुत इजी से रखते हुए धीरे धीरे लेवल बढ़ाया। और आज पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा लेवल नहीं होगा, बट बेसिक्स और लेवल दोनों ही होंगे, दोनों चीजें रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इजी ही रख दिया, क्योंकि हमने एग्जाम को भी टारगेट करना होता है। और कई बार ऐसा हमारे माइंड में रहता है कि सर बहुत इजी इजी है, और कई बार रहता है सर बहुत टफ है। तो दोनों चीजों को मैंने कवर किया है, ठीक है। और पहली क्लास है, बहुत अच्छी रहेगी। सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर पे फोकस कीजिएगा, बाकी चीजें बाद में बात करते हैं। यू विल हैव 20 सेकेंड, 15 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन, और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो बिल्कुल भी किसी और चीज में टाइम वेस्ट ना करें। ओके, योर टाइम ओवर्स नाउ। क्योंकि इससे ज्यादा टाइम अगर अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है। और अगर आपकी तैयारी में कमी है तो फिर प्रैक्टिस में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। देखिए, मैं आज फिर से कह रहा हूं कि आप कहां हैं, आप किस लेवल पे खड़े हैं, ये मायने नहीं रखता। आप यहां से जब 15 से 20 दिन बाद प्रैक्टिस सेशन खत्म होंगे, वहां का कैसे पहुंचेंगे या उस समय क्या लेवल होगा, ये बहुत मायने रखता है। तो अगर आप बेसिक स्टूडेंट भी हैं और आपने बहुत कम तैयारी की है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक बार खुद को चेक करना तो जरूरी है, ताकि इंट्रोस्पेक्शन हो जाए कि मैंने क्या सीखा है अभी तक। अब इंपॉर्टेंट यह है कि चाहे वो बेसिक स्टूडेंट भी है, जो अब एक्सप्लेनेशन होगा उस पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मैंने उन बच्चों को डिमोटिवेट होते देखा है जिनको थोड़ा कम आता है, लेकिन मैं उन्हीं जैसे लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं जिनको कम आता है। अगर आपको सब कुछ आ रहा होता तो फिर आप यहां ना होते और मैं आपको पढ़ा ना रहा होता। तो प्लीज कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स इन्हीं में से पेपर में होगा और आप आके मुझे बताएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड। क्या दिया है उसने, ध्यान से सुनो। अभी जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं या चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो आपने इस बात को बहुत नोटिस किया होगा कि ये हु अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन है। मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो जल्दी से, क्या है ये? हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हर बच्चा जानता है हु यहां पर रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है? ANTECEDENT। सब कुछ भूल जाइए, इस दुनियादारी में क्या चल रहा है, बस इतना ध्यान रखिए कि यहां क्या चल रहा है। एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहला जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ये नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एनीबॉडी यहां पर एक प्रोनाउन है, ठीक है। और इसका रिलेशन दिखाता है आने वाली वर्ब से, जो आगे हमें वर्ब दी गई होती है। अब जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही वर्ब होगी। अगर आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। ये आप बखूबी जानते हैं। दूसरी बात, जो नहीं जानते हैं उसको भी जानिएगा कि ये जो हमारा एनीबॉडी है, ये कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन आता है? ये कैटेगरी है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको एक कदम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम लोग। एनीबॉडी, साथ के साथ बोलते चलिएगा। एनीबॉडी, समबॉडी, क्योंकि पेपर तो यहीं से आने वाला है इस बार। एवरीबॉडी, नोबॉडी।
इसको हम कौन सी कैटेगरी में लेते हैं? इसे हम लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी बोली बच्चा? देखो बोलते चलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा जोश अगर हाई नहीं होगा तो फिर सामने वाले का तो वैसे भी लो हो जाना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरी बात, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन से हैं? ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ये कैसी कैटेगरी में आते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? इनके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, तो इसके बाद आने वाला जो एडजेक्टिव वो पूछता है वो कैसा होगा? वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन वो सिंगुलर में कौन सा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो उसका आंसर होगा हिज। मतलब कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन यहां भी फंसेगा। अगर 4 क्वेश्चन के बाद इस पे क्वेश्चन आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी गलती है, हम उस एक एरर को रटना चाहते हैं जो अभी तक के प्रैक्टिस सेशंस में हमने किया। बट इस बार के सेशन में डिफरेंट क्या होने वाला है कि हमने उस क्वेश्चन के जुड़े हुए सारे पार्ट्स को समझना है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो हमने ये सीखा। अब इसके बाद वापस आइएगा एनीबडी हु। अब एनीबडी क्योंकि सिंगुलर था तो इसीलिए यहां पर डज आया। ये एक बच्चे को पता होना चाहिए कि डज क्यों आया, डू क्यों नहीं आया, क्योंकि कल कोई भरोसा नहीं है कि यहां पर एनीबडी के डू के साथ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, अब डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो दूसरा केस मुझे यह मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी मेरे सेंटेंस में डू और डज नाम की 2 हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इनके साथ मेरी जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी होगी? बताओ जल्दी से, कौन सी होगी? वो होगी बेस फॉर्म। कौन सी होगी? बेस फॉर्म। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट लिख के बता दो कि जब डू और डज नाम की हेल्पिंग वर्ब कभी भी हमें मिलेंगी देखने को, तो उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो बेस फॉर्म होगी। तो जल्दी से फटाफट बताइए कि मेन वर्ब की बेस फॉर्म का क्या मतलब है। क्या आप किसी ऐसे टीचर से पढ़े हुए जिसने आपको यह बताया है कि बेस फॉर्म क्या होती है? और पढ़े हैं तो प्लीज जल्दी से बताइए बेस फॉर्म होती क्या है। फटाफट जल्दी से बताइए, व्हाट इज बेस फॉर्म? ये B.F का मतलब है बेस फॉर्म। अगर मैं किसी वर्ब को, मेन वर्ब को कह रहा हूं बेस फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस वर्ब में हम ing ऐड कर सके, दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म। जिसमें ing ऐड नहीं हो, इसमें ing ऐड कर सकें। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इनमें से कौन सी बेस फॉर्म है? ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। जल्दी, इनमें से कौन सी बेस फॉर्म है? ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। वेरी नाइस। कुछ बच्चे मैं अभी भी देख रहा हूं वो ईटिंग, हो सकता है वो न्यू हो हमारे चैनल पे, पहली बार अगर आए हो सकता है। बट जिन्होंने हमारे बेसिक्स क्लासेस में पढ़ा है वो सारे बच्चे जानते हैं कि ईट ही ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा सकते हैं। ईट में आईएनजी लगाओगे तो ईटिंग बनेगा, एट में लगाओगे, ईटन में लगाओगे, ईट्स में लगाओ, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जिरेंट कैटेगरी में आता है, जिसमें ऑलरेडी लगा हो वो तो जिरेंट कैटेगरी में आ जाएगा। ये 5th फॉर्म है, ये बेस फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहां भी देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि कल अगर क्वेश्चन ये आ गया एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप्स, तो ये भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये भी मुझे पता है, स्टॉप वेयर, कहां पर? द रेड लाइट। अब जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि ये जो प्रेपोजिशन का एक हल्का सा गेम है बच्चों, कि जब हम किसी पर्टिकुलर एट और इन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एट और इन में क्या फर्क होता है। मान लो कोई पर्टिकुलर जगह है, मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई घंटा घर पे मिलना देहरादून के अंदर। कहां मिलना? देहरादून के अंदर घंटा घर पे मिलना। तो ये जगह का नाम हो गया देहरादून और इस जगह का नाम हो गया क्लॉक टावर। क्या हो गया? क्लॉक टावर। तो वो उसी पॉइंट पे, उसी स्टॉप पे मुझे मिला, तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर जगह के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? एट इस्तेमाल करूंगा। क्या यूज करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? एट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि देहरादून के अंदर मिलेंगे, तुम अपनी गाड़ी से चलो, दिल्ली से 2 लोग चले और एक मेरठ से चला, तो बोला देहरादून में मिलेंगे। तो देहरादून के अंदर जब मिले तो आपने बोला इन, आप कहीं भी मिल जाइए। लेकिन जब आपने उसको जगह, पर्टिकुलर जगह का नाम दिया, उसने कहा कि चल स्टेशन पर मिलते हैं, तो इन द स्टेशन नहीं, एट द स्टेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एट द स्टेशन।
ऐसे ही जब इसने यहां पर क्वेश्चन दिया तो उसने कहा रेड लाइट पे मिलेंगे, रेड लाइट पे। अब रेड लाइट एक पॉइंट है पर्टिकुलर जगह, तो इसीलिए यहां पर एट का इस्तेमाल हुआ। बट क्वेश्चन ये नहीं था। ये जो आपने इतनी सारी बातें सीखी, ये आपने एग्जामिनर के लिए सीखी है कि वो जो माइंड में लिए बैठा है हम उसकी तैयारी कर चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है जो क्वेश्चन में लग रहा है, विल फाइंड। कोई भी जो नहीं रुकेगा रेड लाइट पे उस पर फाइन लगाया जाएगा। पहली बात तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आना चाहिए कि फाइन कौन लगाएगा, एनीबडी या अथॉरिटी। जल्दी से, एनीबडी रूल तोड़ने के बाद किसी पर फाइन लगाएगा या अथॉरिटी लगाएगी? जल्दी से बताइए कौन इन दोनों में से फाइन लगाएगा। आपका एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर हम क्लियर कर देंगे, एक्टिव और पैसिव का। कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से लिखो, बहुत तेजी के साथ। थोड़ा सा गर्म पानी करके, हाँ हाँ जी, गर्म पानी थोड़ा सा। हाँ, एनीबडी या अथॉरिटी, इन दोनों में से कौन फाइन लगाने वाला है, ये चीज आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देखिए मुझे आंसर से मतलब नहीं है, प्लीज मुझे जो मैं पूछ रहा हूं पहले उससे बताओ। देखो, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आधे बच्चे रटने के लिए बैठे होंगे, और इस बार मुझे सबको उठा के लेके चलना। देखो ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा, कई बच्चे अभी भी कह रहे हैं एनीबडी। यार एक बात बताओ, मैं कानून तोड़ रहा हूं, मैं ही फाइन लगाऊंगा क्या? ऐसा नहीं है। देखिए इंग्लिश जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज के तरीके से सीखें, आपको थोड़ी सी रीजनिंग का भी साथ लेना पड़ेगा, ठीक है? तो एनीबडी, एनीबडी रूल तोड़ रहा है, क्योंकि उसने कहा जो नहीं रुकेगा वो फाइन लगाएगा। नहीं 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 नहीं, उस पर फाइन लगाया जाएगा, और फाइन लगाया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। तो अगर ये फाइन लगाता तो एक्टिव वॉइस होता, लेकिन इस पर फाइन लगाया जाएगा तो ये पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस में किसी भी मॉडल, तो अथॉरिटी फाइन लगाएगी, तो पैसिव वॉइस में तो इस एनीबडी पर फाइन लगाया जाएगा। तो पैसिव वॉइस में जल्दी से कॉन्सेप्ट बताओ, चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मॉडल का कॉन्सेप्ट बताओ फटाफट। कि अगर मॉडल आपको दिया हो, अगर आपको मॉडल दिया हो तो फिर पैसिव में जल्दी से क्या लगाना पड़ता है? कमेंट बॉक्स में, इतना समय नहीं है, बोलते चलो साथ के साथ। अगर आपको कॉन्सेप्ट मॉडल दिया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है प्यारे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट या सेकंड, आई थिंक सेकंड लगती है, थर्ड लगती है, सेकंड या थर्ड, कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार है और मुझे यह भी समझ में आ गया कि कौन फाइन लगा रहा है और किस पे फाइन लगाया जा रहा है। अब मैं यहां पर रेडी हूं। तो देखो, विल के साथ कभी भी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो क्वेश्चन ये होना था, विल बी फाइंड। और ये आपका PYQ का पहला ही क्वेश्चन। अगर कोई कहे ना कि सर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कि तो पहला क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो पिछली बार से, पिछली बार वाले के क्वेश्चन हैं, उठा के देख लेना, क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, 15 सेकेंड है सिर्फ आपके पास क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने के, और कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि इसी तरीके से चलना है या फिर सीधा क्वेश्चंस पे चलना है। चलिए, योर टाइम अप। क्योंकि इससे ज्यादा टाइम में, मैं फिर बता रहा हूं, अगर प्रैक्टिस की बात है तो इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको क्वेश्चन के लिए, वहां भी टाइम नहीं मिलेगा। ओके, मच ऑफ अस लैक द इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। ध्यान से सुनिए, मेरे इस क्वेश्चन में मैंने एक बात सीखी। यहां पर ऑफ मुझे क्या दिखाई दिया? ऑफ मैंने देखा प्रेपोजिशन। जब आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन दिखाई देती है तो आप उसके बाद हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि प्रेपोजिशन अपने पीछे दो ही वर्ड लेता है, या तो लेता है नाउन या लेता है प्रोनाउन। क्या लेता है? या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है। ठीक है जी। अब बात यह है कि आपको यह प्रूव करना था कि प्रेपोजिशन के पीछे ये क्या है, तो आपने देखा पेशेंस। अब आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस भी वर्ड के लास्ट में एंस लगा होगा, क्या लगा होगा? एंस लगा होगा,
वो क्या कहलाएगा? तो जहां भी लास्ट में एंस लगा होगा वो कहलाता है नाउन। आज के बाद अपने माइंड में रख लेना। जल्दी से मुझे 3 ऐसे वर्ड बताओ या 5 ऐसे वर्ड बताओ कमेंट बॉक्स में जिसके पीछे एंस लगा हो, फिर मैं उसको सामने लिखता हूं और प्रूव कर लेते हैं। अगली बात, मच ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग के अंदर ये कमी होती है, हम लैक करते हैं द इंपॉर्टेंट वर्च्यू। वर्च्यू क्या होती है हमारे अंदर? क्वालिटी। ये आपका सिनोनियम एंटोनियम में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और इसका ये होता है गुण, पॉजिटिव, और इसका उल्टा होता है अवगुण, वाइस। वाइस का उल्टा वर्च्यू। अब सोचने की बात यह है कि अस अपने आप में, सोचो तो उसने एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन बनाया होगा। अस जो है सिंगुलर है या प्रोनाउन प्लूरल है? प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट हमसे पूछ रहा है। जल्दी से फटाफट बताओ, अस जो है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? अस सिंगुलर है या प्लूरल है? योगेश ने क्या कहा? प्रेजेंस, विशाल डिफरेंस, रगनी ओबीडियंस, सनी रेवरेंस, माही परफॉर्मेंस, अंजलि इंपॉर्टेंस। हाँ ठीक है। तो ये जो एंस है ना बेटा, ये जो एंस है, ये इसके आपने सारे वर्ड दे दिए, और जो जो आपने वर्ड बोले हैं ये सारे ही क्या है? ये ई एन सी बोला मैंने अभी, ई एन सी, ये सारे ही नाउन होते हैं। तो प्रूव हो गया। यहां पर आ जाओ, अस जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? चलिए शाबाश। तो अस जो है वो प्लूरल है, और ये प्लूरल क्यों है इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लो। ये प्लूरल इसलिए है क्योंकि जो अस है वो किसका ऑब्जेक्टिव केस है? कमेंट अपने मन से बोलते रहो जो जो भी मैं बोल रहा हूं पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरी ग्रामर का। अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, और वी अपने आप में क्या होता है? प्लूरल। अच्छा, वी का सिंगुलर कौन होता है? आई। और आई का ऑब्जेक्ट कौन होता है? मी। ये होते हैं सिंगुलर, और ये होता है प्लूरल। अब सोचिए, अस में से बहुत सारे, क्या पूछा उसने? हम में से, ऑफ अस, अस में से मच। तो सबसे पहले ये देखिए, हम में से कुछ, यानी काफी लोग। तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल का हिस्सा क्या ही निकालोगे? प्लूरल ही निकलता है। प्लूरल में से है प्लूरल। तो यार अब आपका कॉन्सेप्ट देख रहे हो, एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, एक यहां पर मच और मैनी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मच किसके साथ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के या प्लूरल के? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी? मुझे नहीं, आपको बताना। जल्दी बताओ फटाफट, मच और मैनी। मच अपने पीछे कैसा नाउन लेता है और मैनी अपने पीछे कैसा नाउन लेता है? गुड। मैनी अपने पीछे प्लूरल नाउन लेता है और मच अपने पीछे अनकाउंटेबल नाउन लेता है। कैसा नाउन लेता है? अनकाउंटेबल नाउन लेता है। अनकाउंटेबल। और मैनी कैसा लेता है? प्लूरल नाउन लेता है। और साथ के साथ कभी आपको कंफ्यूजन ना हो, आपके तमाम एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट भी कई बार आ चुका है कि अगर मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन आ जाए तो फिर मैनी प्लूरल ना लेके कैसा नाउन लेता है? सिंगुलर नाउन लेता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब सोचने की बात ये थी कि हम में से काफी सारे, तो काफी सारे तो ये मच तो आएगा नहीं, इसका मतलब यहां पर क्या आना था? मैनी आना था। हम में से काफी सारे। और जब सब्जेक्ट, अच्छा मुझे ये पता क्यों चला कि प्लूरल है? क्योंकि मैंने देखा यार वर्ब प्लूरल है ना। अगर सपोज करो यहां लैक्स होता तो वर्ब कैसी हो जाती? सिंगुलर। फिर अगर ये सिंगुलर होती तो इसका मतलब ये भी सिंगुलर है। बट क्योंकि ऑलरेडी वर्ब वहां पर प्लूरल है मेरे दोस्त, तो ये सब्जेक्ट में ही तो गड़बड़ है। हम में से काफी सारे तो अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकते, और ये तो काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो मैनी का इस्तेमाल होना था। ये आपका क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कहानी कैसी चल रही है। शेयरिंग में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
बस इतना ही टाइम है आपके पास, क्योंकि 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं ले सकते। हर हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है, हैज बीइंग स्टीडली इंप्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं जो इसमें एरर है उससे अलावा, देखिए आप ये कहते हो ना सर हमसे एरर पढ़ भी लेते हैं तो पकड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो आप ग्रामर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और ग्रामर पढ़ने के बाद जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, मैं उससे दावे के साथ कह सकता हूं वो एग्जाम का एरर नहीं निकालेगा। चैप्टर वाइज कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि उनके साथ ऐसे ही होता है, चैप्टर वाइज एरर निकल जाएगा लेकिन एग्जाम का एरर नहीं उनसे हिलेगा। उसका भी कारण बताऊंगा क्यों। क्योंकि चैप्टर वाइज में तो माइंड में फिक्स होता है कि ये नाउन का है तो नाउन नाउन इन। एक सेकंड, मैंने क्या बोला? फिक्स होता है कि पता है कि इसमें क्या है, नाउन है तो नाउन निकालेंगे। भैया नाउन के क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप ढूंढते हैं नाउन को, ढूंढते हैं ना। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है कि मिसलीनियस में हमें पता नहीं है, तो मिसलीनियस के एरर्स कैसे निकलेंगे? उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट होने चाहिए और आपको वन बाय वन तोड़ना पड़ेगा सेंटेंस को। जैसे इस सेंटेंस में मैंने ये देखा कि यहां पर सिंस लग रहा है और उसके बाद क्लॉज दिया हुआ है, तो मेरे माइंड ने विद इन सेकेंड उसको ब्रेक कर लिया कि यार अगर यहां पर सिंस दिया हुआ है तो सिंस के बाद वाले क्लॉज में मैंने फटाक से नोट किया कि यहां पर स्टार्टेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। इससे मेरा माइंड एकदम से कहता है कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, और जल्दी से अगर जो मेरे दिल ने पकड़ा वही एक्चुअल में, देखो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कितने तमाम ऐसे लोग हैं, वो दिल फेंक के हमारे कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने यही सेम बात माइंड में एकदम से आया कि यार ये तो वो सर ने वो पढ़ाया था टेंस चैप्टर में, सिंस वाला कॉन्सेप्ट, कि जिसमें एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, जो घटना पास्ट में हुई होती है, और एक काम तब से लेकर अब तक। अगर आपने नहीं पकड़ा तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पकड़ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आपके दिल ने यही बात एकदम से माइंड में आया कि सर अब वहीं जाने वाले हैं, उसी डायरेक्शन में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल फेंके मारिए कि हाँ सर मैं यहीं पहुंचा था एकदम से। और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि तब से लेकर अब तक, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, मतलब काफी सारे बच्चे वहीं हैं टारगेट पे, ये बेसिक्स पढ़ने का फायदा होता ही है। देखो देखो इसको देख के मैंने क्या कहा, जब से उसने योगा स्टार्ट किया था, एक सेकंड, योगा स्टार्ट कब किया था? मान लो आज कौन सा सन है? 2024। उसने योगा स्टार्ट किया था 2015 में मान लिया, एज्यूम 2015 में उसने योगा स्टार्ट किया था। जब से उसने योगा स्टार्ट किया था 2015 में, पास्ट इंडेफिनिट, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक का टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर वो अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पास से लेकर अगर अभी तक खींचोगे तो परफेक्ट टेंस आता है। तो मेरे माइंड ने एकदम से ब्रेक किया इसको कि यार इधर पास्ट इंडेफिनिट है, इधर यहां पर उसकी हेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है तब से लेकर अब तक। तो माइंड कहने लगा कि भाई ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है कि उसमें हैज या हैव के साथ बीन लगता है और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। तो मैंने देखा कि हर हेल्थ तो मेरे पास सब्जेक्ट है। अच्छा, हेल्थ जो है वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, क्या है हेल्थ? सिंगुलर है या प्लूरल है? जल्दी। चलिए, तो हेल्थ कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो मैंने देखा इसके साथ सिंगुलर बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैंने यहां पर लिखा था हैज हैव के बाद पीछे बीन, वो मुझे इसने चालाकी से गड़बड़ कर दिया। आईएनजी तो दिया है, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ये एडवर्ब दे दिया। एडवर्ब से कोई इश्यू नहीं है, एडवर्ब तो इसको क्वालिफाई कर रहा है। बीइंग की जगह पर यहां पर क्या होना था? बीन होना था। तो इसे जल्दी से शेयर मार के एक बार 2500 तक पहुंचाना है भाई आपने। हां जी, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब सोचो, जब आप क्वेश्चन को देखते हो ना तो उसके पूरे मूड को पहचान लो
और वो मूड पहचानने के लिए आपको उसे ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आपने एक चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, तो उसमें लास्ट में याद है वो लड़की आ, वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है पेनल्टी कॉर्नर वो शॉट लगाती है और वो शाहरुख खान वहां खड़ा रहता है और वो एकदम से एज्यूम करता है कि यार ये आगे पैर कर रही है, इसका पैर आगे है, लेफ्ट पीछे है, राइट आगे है, इसका फेस इधर है, और वो उसको जो वो गोलकीपर होती है उसको बताना चाहता है कि काश ये मेरी तरफ देख ले, क्योंकि उसने कैलकुलेशन कर ली होती है। शाहरुख खान कैलकुलेशन क्यों किस वजह से कर पाया? उसके इस एक्शन की वजह से, इस मोमेंट की वजह से, जबकि उस एक्शन को वो नहीं कर पा रही थी जो गोलकीपर थी, और वो इतनी दूर खड़ा हुआ कर पा रहा था। इसका क्या रीजन है? कौन बच्चा इसका आंसर देगा? आई वॉन्ट टू सी, आई विल टेक द नेम ऑफ द गाय। क्या रीजन था उसका? तो ऐसे ही हम लोग जब क्वेश्चन को देखते हैं तो उसको देखते ही फटाक से एकदम से आंसर कैसे निकाल लेते हैं, वो आप लोग क्यों नहीं निकाल पाते? कारण क्या है? क्योंकि इतना प्रैक्टिस, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, मैं बता दे रहा हूं। शाहरुख खान क्योंकि वो कोच था और उसने वो चीजें बखूबी जिसके ऊपर रिसर्च की हुई थी, अध्ययन किया हुआ होता है, तो टीचर हो या स्टूडेंट हो, जब किसी चीज के ऊपर पूरी रिसर्च कर लेता है और उसको बार बार सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का है। तो उस प्रैक्टिस, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब आया ना आपका आंसर। पता तुमने भी है, पता मुझे भी है, पता दुनिया को भी है कि किस रास्ते से चल के वो मंजिल मिलेगी, बट समस्या ये है कि हम वो रास्ता नापना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो रास्ता कठिन है और कठिन रास्तों से दुनिया को डर लगता है दोस्त। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि क्वेश्चन को देखते ही फटाक से पूरे माइंड में एकदम से उसको तोड़ के रख दो। लीजिए साहब अगला क्वेश्चन। ओवर योर टाइम, ओवर। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब है एक समय की बात है। तो ये जो, इसको देखते ही मेरा माइंड कहने लगा कि ये घटना जो है ये तो पास्ट की है, ये तो पूरा इवेंट पास्ट में जा रहा है, कि एक समय की बात है। एक ब्यूटीफुल राजकुमारी थी जो किसके, एक किसान के प्रेम में पड़ गई थी। अब इसको देखते ही आया कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, और जो घटना हुई थी वो पास्ट में हुई थी, उस समय की बात है। और हमारी जो, जब आपका टाइम जो है पास्ट का है, तो आपका टेंस भी किस में होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। और टेंस डिसाइड किससे होता है? बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि टेंस जो है वो सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से डिसाइड नहीं होता दोस्त, प्रेपोजिशन से डिसाइड नहीं होता है। टेंस डिसाइड कौन करता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, किसी ने देखा तो नहीं है अभी तक? अभी नहीं देखा होगा। टेंस किससे डिसाइड होता है? टेंस डिसाइड होता है, कमेंट में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी, तो टेंस डिसाइड होता है वर्ब से। किससे डिसाइड होता है? वर्ब से। तो मेरी नजर इसको देखने के बाद सीधी यहां पर गई, और जैसे ही यहां पर गई तो मैंने एकदम से नोटिस किया, यार ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो अभी की बात कर रहा है, ये तो अभी की बात कर रहा है। और अगर ये अभी की बात कर रहा है तो मैं इसको तुरंत हटा दूंगा यहां से, मैं सीधा पास्ट। जब पास्ट में समय दिया हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म फेल इन लव। कई बच्चों को देख रहा हूं मैं, उन्होंने क्या है, हैड फॉलन इन लव। एरर निकालने के लिए ठीक है, एरर निकालने के लिए सही है कि चलो पास्ट ही तो करना है, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया, इस बार मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कराऊंगा, क्योंकि एयरफोर्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आते हैं। ये बात पहले नोटिस नहीं की गई, लेकिन इस बार मैंने चेक किया तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और वहां फंस जाते हो आप, क्योंकि वहां आपको परफेक्ट आंसर चाहिए। तो जब हम किसी घटना को पास्ट में, हाँ अगर हम दो सेंटेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक घटना हुई उससे पहले दूसरी हो चुकी थी, याद है आप लोगों को ये पिक्चर? कितने लोगों को याद है? कमेंट बॉक्स में बताओ। और कितने लोग समझ गए हैं कि मैं कौन सी पिक्चर बनाने जा रहा हूं? अगर आप इतने ज्यादा समझदार हैं और आप समझ जा रहे हैं, तो फिर माहौल आगे जल्दी से बहुत खतरनाक सेट होने वाला है। अगर दो घटनाएं पास्ट में होती हैं तो जो काम पहले ही हो जाए, जो काम पास्ट में
पहले ही हो जाए उसे हम कौन से टेंस में लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में लगाते हैं उसे किस में लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। रोगी के मरने से नहीं, हाँ रोगी नहीं, डॉक्टर के आने, हाँ एक सेकेंड रिकॉल करने दो। डॉक्टर के आने, डॉक्टर पहले आता है बाद में? डॉक्टर के मरने नहीं, मरने नहीं, डॉक्टर का तो आना है से पहले रोगी मर चुका था। हाँ जी बताओ जल्दी से फटाफट। ये ना डॉक्टर रोगी बड़ा परेशान करता है तो इसलिए कई बार। तो जी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो कौन सा काम पहले हुआ इसमें बताओ? पेशेंट के मरने का। तो हम उसमें क्या लगाते हैं? हैड डाइड। और डॉक्टर आता है बाद में तो कौन सा टेंस लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। यही तो होता है ना दोनों। तो जब आपको ऐसा कोई सेंट दिया हो कि यार वो काम पहले ही हो चुका था, तब आप परफेक्ट लगाते हो। अदरवाइज अगर आपसे सिंपल कहा जाए कि यार 4 दिन पहले मैं देहरादून गया था, 4 दिन पहले मैं देहरादून गया था, पास्ट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है। आप क्या करते हो? पास्ट परफेक्ट लगा देते हो सब जगह पर। लेकिन नहीं, आपको यह सोचना है कि अगर सिर्फ आपको पास्ट में कोई टाइम दिया है और एक्शन हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना। ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी बात? यह कहानी आपको क्लियर हुई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो कोई कमेंट करने का फायदा नहीं है क्योंकि वार्तालाप के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। उस 2 मिनट में तुम्हारे सवाल और मेरे जवाब। आइए। द फार्मर्स आर यूजिंग HIV एड्स, HIV एड्स बोल रहा हूं सॉरी, HIV सीड्स। फार्मर्स जो हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने देखा फार्मर्स जो है यहां पर प्लूरल है, तो मैंने यहां पर नोटिस किया ये भी प्लूरल है, सही है। कॉन्टिन्यूस में यूज हो रहा है तो भी सही है, कर रहे हैं ये भी सही है। क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में HIV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि, क्यों कर रहे हैं भाई? करने का कोई पर्पस तो होगा, ताकि दे कैन गेट अ बेटर यील्ड। बेटर यील्ड, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, ताकि उन्हें एक अच्छी पैदावार मिल सके। बात समझ में आ गई यहां तक? अब समस्या यह है कि पढ़ते हुए मैंने इसका कॉन्सेप्ट देखा कि यार सो देन का कौन सा ऐसा पेयर है? क्या तुम्हें कोई सो देन का पेयर याद आ रहा है? तुम्हें तो सर ने कंजक्शन चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आपको आपके सर ने कंजक्शन चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उस कंजक्शन चैप्टर में कहीं तुमने सो देन का चैप्टर पढ़ा? नहीं, ये तो नहीं है। ऐसा कुछ पढ़ा था जो कमेंट बॉक्स में सुमित ने दे दिया है। इसके अलावा ऋतिक ने भी दे दिया है, विशाल का भी सही है, प्रिंसेस का भी सही है, सूरज, सूरज नहीं, गलत है बेटे। आ चुके हैं आंसर। हां यार, सो देन तो नहीं था, क्या था? कुछ ऐसा, सो दैट। और सो दैट की कहानी को थोड़ा सा खोलने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सो दैट का मतलब होता है ताकि, और हम करते हैं एक्शन। और आपके टीचर ने खोल के जरूर पढ़ाया होगा कि अगर आपको एक्शन, अगर आपको किसी सेंटेंस में एक आपने एक्शन किया और उस एक्शन का शो करना है पर्पस, क्या शो करना है? पर्पस। तो उसके लिए आपको, कि भैया वो एक्शन हो क्यों रहा है, तो उसके लिए आपको सो दैट का इस्तेमाल करना है। हालांकि सो एज का भी इस्तेमाल होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट लिख के बताइए द डिफरेंस बिटवीन सो दैट एंड सो एज। जल्दी, सो दैट और सो एज में क्या फर्क है? और मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सो दैट और सो एज में डिफरेंस आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे सो दैट और सो एज में डिफरेंस आपको नहीं बताना है।
चलिए बताइए, बता फटाफट जल्दी से क्या डिफरेंस है। तो आंसर समझ में आ गया सभी को, 20 का आंसर होगा। तो वो HYV सीड्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उद्देश्य उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो सके। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया, और आपको ये दोनों बातें भी समझ में आ गई हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलिए फास्ट। 15 सेकेंड है बेटा आपके पास, ओनली 15 सेकेंड्स। Okay, your time over now. Let's see. You need to sign these important documents by ink. ध्यान से सुनना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो क्वेश्चन से अलग थोड़ा सा हटके। यहां पर जो यू है ये सब्जेक्ट प्लूरल है, जो नीड है उसमें एस तो नहीं लगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होती है। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपके मेन वर्ब में हम क्या लगा सकते हैं, एस या ईएस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपकी मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, एस नहीं लगता। अच्छा जी, कितने बच्चे ये बात जानते हैं और आपको अध्यापक ने ये पढ़ाया है नीड और डेयर का खेल। कितने लोगों के दिमाग में मेरी तरह एक बनाई हुई पिक्चर एकदम से माइंड में याद आ रही है कि कुछ ऐसा था कि जब नीड और डेयर, जल्दी से जितने लोगों के दिमाग में एकदम से थ्योरी नहीं आई, वो पिक्चर याद आई, जल्दी से वो दिल फेंक के बारे फटक से क्या आ रहा माइंड में कि जब नीड और डेयर मॉडल की तरह काम करते हैं तो वो अपने पीछे क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म, क्योंकि हर मॉडल बेस फॉर्म लेता है। लेकिन अगर वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये सेमी मॉडल होते हैं, तो वो अपने पीछे फिर वो लेते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, आ जाओ यहां पर नीड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या है, ये मेन वर्ब है। अब ये अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब ले रहा होता, या कोई और इसका थ्योरी कुछ और अलग रीजन उसने दिया होता, या कोई और तरीके से घुमाया होता, तो उसने कहा यू नीड, तुम्हें जरूरत है किस चीज की, तो ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब हो गया तो अब मेन वर्ब के रूप में ये क्या लेगा, टू प्लस V1। ये रहा मेन वर्ब के रूप में क्या ले रहा है, टू प्लस V1। इसका मतलब मैंने इस सेंटेंस को सही दिन नोटिस कर लिया कि यार ये तो गलत नहीं है, ऐसे चेक किए जाते हैं कि यहां एरर नहीं है। दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कितने लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जल्दी से बताइए कि दिस दैट और दीज में क्या डिफरेंस है, जल्दी। दिस दैट और दीज और दोज कभी भी तुम्हें दिखाई दें, क्या फर्क है, ये कौन से एडजेक्टिव हैं, नाम बताएगा, सुनना चाहता हूं, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, इनका नाम बताओ फटाफट, क्या है इनका नाम, जल्दी। दिस दैट दीज दोज, जल्दी कौन से एडजेक्टिव हैं ये, सिंगुलर प्लूरल नहीं बताना यार, नाम बता दो एक बार। डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्यों, क्योंकि ये इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ए कौन सी, दिस, ये वाली कार, ठीक है जी। तो दिस दैट प्लस सिंगुलर नाउन, इनके पीछे आता है सिंगुलर नाउन, एडजेक्टिव है तो नाउन ही लेगा, और इनके पीछे आता है प्लूरल नाउन, आ गया प्लूरल नाउन। चलो अब देखो, दीज जब यहां पर लगा तो दीज इंपॉर्टेंट तो एडजेक्टिव हो गया, दीज इंपॉर्टेंट क्या, डॉक्यूमेंट्स। अगर यहां एस ना लगा होता तो मैं इसके हिसाब से इसे गलत ठहरा देता, इसका मतलब ये सही है। अब आपको किसी चीज को साइन करना है तो ध्यान से सुनो एक और कॉन्सेप्ट, साइन इन
इंक। जब आप इंक में साइन करते हैं ना बेटा, तो इन आता है। साइन विद अ पेन ऑब्लिक पेंसिल। जब पेन और पेंसिल से साइन करते हैं तो विद आता है। और जितने लोगों के दिमाग में एक दर्द पैदा हो गया कि सर हमें तो पड़ा है साइन अपने पीछे प्रपोजिशन ही नहीं लेता, और यहां तो साइन के पीछे आपने इन भी लगा दिया, विद भी लगा दिया। साइन और सिग्नेचर में फर्क यही बताया जाता है कि साइन के पीछे नो प्रपोजिशन और सिग्नेचर के पीछे ऑन आता है। यहां कैसे आ गया? तो आ जाओ फिर। तो ये वाला क्वेश्चन है, दिल फेंक के मारो जितने के दिमाग में यही डाउट एकदम पैदा हुआ था कि साइन अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता। कब? जब पीछे लिखा हो डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, या वो ऑब्जेक्ट जिस चीज को आपको साइन करना है। साइन द पेपर्स, साइन द डॉक्यूमेंट्स, साइन द असाइनमेंट्स, जिसको साइन करना है। लेकिन माध्यम, अगर आप कोई मीडियम, यहां पर इंक को साइन कर रहे हो? नहीं। पेन में पेंसिल को साइन कर रहे हो? नहीं। ये तो एक तरीके के क्या है? मीडियम है। क्या है ये? मीडियम। तो जब आपके लिए कोई मीडियम आपके पास है कि भैया माध्यम तो बताओ वो क्या है, तो उसके लिए आप कर रहे हैं इंक के लिए। क्योंकि इंक में, अब इंक का भी क्या केस होता है देखो जरा। इंक का केस ये होता है प्रैक्टिकली, इतने सारे दिल 75 डेज हार्ड चैलेंज में था। अच्छा, तो मतलब सबके दिमाग में यही चल रहा था। गुड। तो तुम्हारा मेरा तो दिमाग सेम से सा है। अच्छा ये देखो, अब मैंने कहा पेन से करो, तो विद पेन इंस्ट्रूमेंट है, लगा दिया आपने। लेकिन इंक तो, अब देखो ये इंक है ना, अब आपने कहा इंक से करो, तो इंक से तो नहीं लिख सकते, करना तो पेन से ही पड़ेगा। लेकिन वो इंक जो इसके अंदर डाली जाती है, तो इसीलिए इंक मतलब इन, इन इसके अंदर डिप होता है। ये प्रैक्टिकल रीजन है। समझ में आया? प्रैक्टिकल कैसा लगा कमेंट में लिख के बताओ। आगे भाई समझ में? तो अब आ जाइए यहां पर। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा था बाय इंक नहीं, इन इंक होना था। साइन द डॉक्यूमेंट्स इन इंक। 7 आंसर फटाफट, 15 सेकेंड आपके पास। हाँ जी बोलिए, क्या आंसर आएगा? ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। ही, इतना ही टाइम काफी है। ही इज अफ्रेड फ्रॉम ऑल इन, देखिए ऑल का मतलब है ऑल। अगर आपको ऑल के साथ कोई नाउन दिया है, तो दोस्तों याद रखना ऑल, ये डाउट बहुत सारे बच्चों का होता है। ऑल के पीछे अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन होगा, या फिर ऑल के पीछे अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। आपको कैसे? तो देखो, मान लो आपने कहा ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी। यहीं पर आपने सेम कह दिया ऑल इज वेल। आपसे किसी ने पूछा हाँ भाई क्या हालचाल, तो क्या कहोगे? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जहां भी बैठे हो वहीं बोलो, जल्दी से चिल्ला के बोलो। भले ही दुनिया में कितने ही गम क्यों ना हो, कितने ही दर्द क्यों ना हो, भले ही रिश्तेदारों ने हमारी ऐसी तैसी क्यों ना कर दी हो, भले ही पड़ोसी हमारी जान लेने पे क्यों ना तुले हुए हो, भले ही हमें रातों की नींद नहीं आती है, हमारे हाथों में कलम है, आंखें सूज गई हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे क्या? जल्दी से बोलो, ऑल इज वेल।
हमारी दुनिया में तो ऑल इज वेल ही होगा, सिलेक्शन होगा हो जाएगा, नहीं होगा वो भी देखा जाएगा, छीन के ले आएंगे सिलेक्शन को, बट अपने दिल को सुकून दे के रखेंगे, सब कुछ क्या है, ऑल इज वेल। इसको समझाओ, इसको रोक के रखो बेटा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्योंकि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए रिश्तेदार, भाड़ में जाए पड़ोसी, भाड़ में गई दुनिया, अपना काम है ऑल इज वेल। क्योंकि ये ऑल इज वेल रहेगा तभी हमारी कलम चलेगी और ये माइंड चलेगा। घबराहट में अक्सर मैंने बड़े धुरंधरों को गिरते हुए देखा है। तो घबराना नहीं है दोस्त, क्योंकि याद रख लेना, इस दुनिया में कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा, और जब तुम खड़े रहोगे तो गिराने के लिए भीड़ खड़ी हो जाएगी, और जब गिरे हुए पड़े होंगे तो वहां से उठाने के लिए कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। कौन है वो इंसान जो तुम्हें उठाने आएगा? कई बार तो ऐसे भी स्थितियां आएंगी जब अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, उस समय तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, और वो तुम हो, खुद तुम हो। उस परिस्थिति में तुम्हारे अपनों में वहां तक कई मौके ऐसे भी होंगे जहां मां बाप भी साथ नहीं दे पाएंगे, वो भी सिर्फ सहारा बन सकते हैं, एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन खड़ा नहीं कर सकते हैं। वो कलम, वो पेन वो नहीं उठाएंगे। वो कौन ही उठाएगा? वो तुम ही उठा सकते हो। इसीलिए वो वीर, वो योद्धा जो तुम हो बेटा, कोई जीवन में नहीं आएगा, सिर्फ खुद का साथी तुम्हें अपना होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेन कलम हमेशा साथ रखो, तुमने ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए वापस, तो क्या कहना है, ऑल इज वेल। अब कोई सोचे यार, ऑल के पीछे तो प्लूरल आना था, लेकिन प्लूरल क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर ऑल का मतलब है सब कुछ, एवरीथिंग, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल भी कुछ जगह पर होता है। आया बात समझ में? क्या कह रहे हो? दिल की बात पकड़ ली आज तो मैंने, लाइब्रेरी में चिल्ला के बोल दिया। कोई बात नहीं है, उनको भी बोल दो पड़ोसियों की, बेटा आओ, ऑल इज वेल। संजीव सर के साथ करते ऑल इज वेल। ही इज अफ्रेड फ्रॉम ऑल, ऑल इंसेक्ट सही है सभी। दैट क्रॉल, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्रॉल में एस क्यों नहीं लगा? देखिए क्रॉल होता है रेंगना, सारे कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं उनसे उसे डर लगता है। क्रॉल में एस क्यों नहीं लगा? कितने लोगों को यह बात समझ में आई है कि यहां पर दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। मेरी तरह कितने लोगों को देखते ही समझ में आ गया था कि रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इससे, क्वेश्चन की पहली क्लास में ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था, क्यों सिखा रहा हूं, पागल नहीं हूं, यही कॉन्सेप्ट वापस रिपीट होंगे, सब काम आएगा। तो यहां पर एंटीसीडेंट कौन है? ऑल इंसेक्ट्स। और एंटीसीडेंट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और इसमें एस नहीं लगेगा। इसका मतलब यह भी सही है, आपने पूरी ऑटोप्सी कर दी इसकी। अब जो समस्या है वो क्या है? अब समस्या है दोस्त कि अफ्रेड के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगती है, जल्दी से बता दो। हाँ जी बच्चा, अब मुझे ये बता दो कि मैंने ये वर्ड क्यों लिखे हैं। क्या मेरे दिमाग में, क्या मेरे दिमाग में कोई दर्द है, या मैं पागल हूं, या मुझे बावले कुत्ते ने काटा है? हाँ जी, जल्दी फटाफट मुझे जल्दी से पहले ये बता दो जल्दी से कि ये मैंने क्यों लिखे हैं। ठीक है, बताओ, कौन बताएगा? मैं उसी को एक एल्पेनलीवे की टॉफी खिलाऊंगा। हाँ जी, बता दो बता दो बता दो, बस बहुत है इतने। ये मैंने क्यों लिखे हैं?
ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन सब के पीछे ऑफ प्रीपोजिशन आती है और इनमें से पेपर में एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो गया। मैंने कहा था ना कि अब जो क्लास चलेंगी वो ऐसी जो पहले कभी ना सुनी होगी ना आपने देखी होगी। और मैंने क्या कहा था, ये क्लास अगर कर ली तो पेपर सिर्फ एयरफोर्स का तो नाम है, कहानी तो कहीं और जा रही है। और कम से कम कई हजार बच्चे अगर इस समय पर देख रहे हैं तो 90 से जो 5% नए हैं, देखो उनको नहीं मैं कह सकता और उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो बेचारे नए होते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है कि तालाब में कितने मगरमच्छ हैं। लेकिन जो इस तालाब बोल रहा हूं सॉरी, इस समुद्र में पहले से ही आ चुके हैं, जो पहले से ही इनसे लड़ रहे हैं, उनको ये बात पता है कि एयरफोर्स का सिर्फ नाम है, कहानी तो कहीं और ही पहुंचने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिनमें ये क्वेश्चंस ना मिले आपको। और ये सारे जो वर्ड हैं ये अपने पीछे ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। क्या प्रीपोजिशन लेते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। और एक साथ में और लगा देता हूं, ये मेरे इसको इसलिए याद आया क्योंकि ये कल परसों ही किसी एग्जाम में देखा था मैंने। ठीक है भाई, ये सारे वर्ड अपने पीछे ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। एक बार हिंदी मीनिंग समझा दूं। अफ्रेड ऑफ, डरना किस चीज से। एक्विट ऑफ, माफ करना, हिंदी लिख लेना बाद में नोट्स बनाओगे। एक्यूज ऑफ, आरोप लगाना। डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित होना किसी चीज से। डिवॉइड ऑफ, किसी चीज की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग। कॉन्फिडेंट ऑफ, किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट होना। कॉन्फिडेंट का हिंदी मीनिंग मुझे नहीं आता, आप बता देना जो भी होगा। कॉन्फिडेंट होने का मतलब है कॉन्फिडेंट होना, यानी कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना, टू हैव कॉन्फिडेंस इन समवन। ठीक है। कॉशियस ऑफ का मतलब होता है सावधान होना। श्योर मतलब सुनिश्चित होना, सर्टेन मतलब भी सुनिश्चित होना। अप्रूव मतलब स्वीकारना किस चीज को। कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज से मिलके बने होना, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। अवेयर ऑफ, जागरूक होना। बिवेयर ऑफ, सतर्क होना। वेरी ऑफ, सतर्क होना। चेरी ऑफ, सतर्क सावधान होना। जो बच्चा नोट्स बनाएगा ना, और उसके सबसे अच्छी हैंडराइटिंग के नोट्स होंगे इस प्रैक्टिस सीरीज के जो अगले 20 दिन चलने वाली है, उसके नोट्स मैं उससे लूंगा, इवन उसको बुलाऊंगा भी पेपर के बाद, एंड आई विल गिव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर दैट गाय विद अ बिग एप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो प्यारे दोस्तों, समय जो है समाप्त हो गया है क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारी क्लास है। लेकिन आज की इस क्लास ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या समय यही रखा जाए या समय 7 या 8 बजे का रखा जाए। तो यह बात जो है ऊपर तक जाएगी, यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। रॉबिन सर तक यह बात पहुंचा दीजिए। उनकी क्लास में जो रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं वो भी आज पहुंच जाइए और जाके आज स्पैम कर दीजिए इस बात को कि सर, जिस माहौल के साथ क्लास चल रही है उस माहौल के साथ क्वेश्चंस की संख्या अगर हम बहुत सारी करेंगे तो उसके लिए आपको ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि मैं नहीं इन लफड़ों में पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, मैं उनसे कुछ कहूंगा फिर वो कुछ और, क्योंकि टीचर्स का डिस्टर्बेंस होता है। तो करोगे? रेडी हो? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। तो 2 मिनट है हमारे पास वार्तालाप करने के लिए। आपके जो जो सवाल हैं वो मुझे फटाफट बता दीजिए। और उसके बाद अच्छा, बहुत सारे सवालों में से तो एक सवाल ये है कि सर, जो अग्नि बैच के 3 से 4 चैप्टर बचे हुए हैं वो चैप्टर्स कैसे पूरे होंगे, जिनमें कि प्रपोजिशन अगला चैप्टर है जो स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत कीमती है। वो बेसिक्स जो यानी कि पेड वाले जो सिलेबस हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वहां पर वो आप लोगों के एप्लीकेशन में पूरे होंगे। यानी कि मैं क्लास लूंगा, क्योंकि अब इतने घंटे क्लास तो नहीं ले सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ऐप के अंदर जो क्लास है उसी में पढ़ाई जाएगी, उसी में आपकी क्लास ली जाएगी वहां पर। तो ये जो डाउट था कि सर सिलेबस खत्म, चैप्टर छूट गए, नहीं छूटे हैं। हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, लेकिन वो क्लास वहां पर। चलिए, और ये पीडीएफ कहां मिलेगी? चैनल का जल्दी से टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दो, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। 25K के आसपास 25,000 सब्सक्राइबर है उसके अंदर। टेलीग्राम चैनल के अंदर 25,000 सब्सक्राइबर है, उसको ज्वाइन करना। कई 500, 1000, 2000 वाले फेक चैनल है, उन पे मत जाना, नहीं तो पीडीएफ नहीं मिलती, फिर आप परेशान हो जाओगे। पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में, एक बार लिख, वहां पर है, जल्दी से फटाफट देख लो कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में ऊपर देखो जरा जल्दी से, वहां पर पिन कर दिया, यहां से ज्वाइन कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन्हीं के जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे, प्लस उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगे, और जितनी भी पीडीएफ है वो भी, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन क्लास का वो सारा आ जाएगा आपके पास वहां से, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट जो है वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जितना मोटिवेशन, जितना शेयरिंग आप करोगे, जितनी आप आगे हेल्प करोगे, उतना ही ज्यादा मैं आपको ताकत लगाता चला जाऊंगा, और ताकत लगाने में मैं कमी नहीं छोड़ता, ये आपको पता है, ठीक है जी। तो चलिए बेटा, अच्छा चलिए, वो एक भारी भरकम डिमांड आई है शायरी की। तो शायरी तो नहीं है, मेरे इमोशंस हैं। इमोशंस इन द सेंस कि जब लाइफ में पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, और मैंने कहा ना कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तो उस समय पर, और आप मेरा इमोशंस ही हैं, तो मैं सिर्फ आप ही से गुजारिश कर सकता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को लेकर, कि पूरी दुनिया भी साथ दे तो वो तो एक अलग बात है, पूरी दुनिया भी साथ दे तो एक अलग बात है, और तुम मेरा साथ दे ये सबसे अलग बात है। यूं तो जंग जीत लूंगा मैं एक हाथ से, यूं तो जंग जीत लूंगा मैं एक हाथ से, तुम मेरा दूसरा हाथ भी बन जाए तो अलग बात है।